ओके जी, आगाज़ करते हैं अगले लेक्चर का। और सप्लाई की डेफिनेशन आज हमने देखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, क्योंकि इसमें से मैंने आपको बताया था कि चीज़ें आ जाती होती हैं। चलें जी, आपके पास हैंडआउट्स तो हैं ही, वहाँ से आप देख लें, जल्द में देखिएगा, ही नहीं लग रहा। सप्लाई मीन्स सेल और अदर ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। ओके, देखें जी, सप्लाई का जो वैसे भी मतलब है वो तो यही है कि आपने कोई चीज़ किसी को मुहैया कर दी, प्रोवाइड कर दी। तो ऑब्वियसली सेल को ही कहेंगे हम, कि सप्लाई से मुराद जो है वो क्या है, वो सेल है, अगर आपने किसी को सेल कर दी। और अदर ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। अच्छा, किसी और शख्स को अगर आपने राइट टू डिस्पोज दे दिया, ठीक है, एज ओनर। ऑब्वियसली जब आप किसी शख्स को मालिकाना हकूक दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको इस बात का राइट दे रहे हैं कि वो उन चीज़ों का मालिक बन के कहीं भी चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो अगर आपने किसी को राइट दे दिया तो इसको भी कहेंगे कि ये सेल है। इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफ़र अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अगर हायर परचेज एग्रीमेंट हो जाए तो वो भी सेल है। अच्छा, हायर परचेज के अंदर ना एक बात हमने पढ़नी है कि अगर बैंक जो है फॉर एग्जांपल वो लीज़ वगैरह दे देता है, लीज़ पे दे देता है, तो लीज़ पे एसेट को देना सेल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर बैंक जो है वो आपको कोई भी एसेट दे रहा है और कोई भी एसेट वो किस्तों पे आपको, इंस्टॉलमेंट्स पे आपको दे देता है, आपके साथ लीज एग्रीमेंट कर लेता है, तो ये भी सेल ही तस्वुर किया जाएगा। इसको भी हम सेल की कैटेगरी में ही पार करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं कि सप्लाई से मुराद है सेल, या आपने किसी शख्स को चीज़ें बेचने के मालिकाना हकूक दे दिए, वो भी सेल है। और अगर आपने किसी को लीज पे चीज़ें बेच दी तो वो भी क्या है, वो भी सेल है। अच्छा, लीज के बारे में ना मैं आपसे दोबारा करूँ, नहीं हो रहा। अच्छा, लीज़ के बारे में ना मज़ीद आपसे मैं कुछ बात करूँगा, वो मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि लीज़ के अंदर जो है वो और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने देखनी होती हैं कि आपके पास जो राइट है वो चीज़ें आपके पास एंड पे आ जाएंगी, नहीं आएंगी, ट्रांसफ़र होंगी, नहीं होगी, थोड़ी सी चीज़ें इसमें देखनी है। वो फिर मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ, फ़िलहाल ये बात हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट नंबर ए। हाँ जी, हाँ जी। Putting to private business or non-business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity. ओके, अच्छा जी, दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये जो पर्सन है ना, पर्सन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस डेफिनेशन, इस पॉइंट के तहत। एक है जी मैन्युफैक्चरर, कमर्शियल इंपोर्टर से बेहतर वर्ड है ट्रेडर। ट्रेडर, अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर वो शख्स होता है जो कि चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है और मैन्युफैक्चर करके आगे मार्केट में सेल कर देता है। जबकि ट्रेडर जो होता है वो चीज़ें ख़रीदता है एक जगह से और दूसरी जगह पे सेल कर देता है एज इट इज़, सेम हालत में। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर आप चीज़ों को, तीन चीज़ों की बात कर रहा है, नहीं हो जाता, वो कहता है पुटिंग टू प्राइवेट, पहली बात। फिर वो कहता है जी बिजनेस, और तीसरा कहता है नॉन बिजनेस। अगर इन लोगों ने चीज़ें पकड़ी और चीज़ें पकड़ने के बाद उनको ज़ाती इस्तेमाल में ले आए, कारोबार के इस्तेमाल में ले आए, या नॉन बिजनेस इस्तेमाल में ले आए, क्या मतलब है इसका? देखिए, प्राइवेट का मतलब ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है, होंडा की बात कर लेते हैं, होंडा गाड़ियाँ बनाता है
और गाड़ियां बनाकर वो अपने घर ले जाता है, ज़ाती इस्तेमाल में ले आता है। तो इसका मतलब है पुटिंग टू प्राइवेट। बिजनेस का क्या मतलब है? होंडा गाड़ियां बनाता है और गाड़ियां बनाकर उसको अपनी होंडा की फैक्ट्री के अंदर ही इस्तेमाल कर लेता है। दिस इज कॉल्ड पुटिंग टू बिजनेस। और तीसरा ये है कि होंडा गाड़ियां बनाता है और अगर कोई चैरिटी वगैरह कर दी, कोई ईदी वगैरह को गाड़ी दे दी, तो ये ईदी को गाड़ी देना ना तो पर्सनल है, ना ही बिजनेस है, बल्कि ये नॉन बिजनेस है। तो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई कि अगर होंडा गाड़ियां बनाकर अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आता है या अपने बिजनेस के इस्तेमाल में ले आता है या अपने नॉन बिजनेस चैरिटी वगैरह कर देता है, तो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन कहती है कि ये सप्लाई है। ठीक है जी, ये सप्लाई है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो कहता है पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स produced or manufactured in the course of taxable activity for purposes other than those of making a taxable supply। ठीक है, इसको तो छोड़ें, यहां तक आए। वो कहता है कि जो चीजें आपने प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर की होंगी वो आपकी सेल है। तो इसका मतलब है कि अगर ये तीनों काम मैन्युफैक्चरर करेगा ना, तो ये उसकी सप्लाई है। लेकिन अगर ये तीनों काम ये भाई साहब करेंगे, एक शख्स ने चीजें खरीदी, एक शख्स ने चीजें खरीदी बेचने के लिए, लेट्स अज्यूम मार्कर ही उसने बेचने के लिए खरीद लिए और ये मार्कर उठा के घर ले गया। अब इसने मैन्युफैक्चर नहीं किए, ये ट्रेडर है। ठीक है, ये ट्रेडर है। फिर एक शख्स ने मार्कर खरीदे और अपने बिजनेस के इस्तेमाल में ले आया। कॉलेज वालों ने मार्कर खरीदे और इस्तेमाल में ले आए। और तीसरा है जी, मार्कर खरीदे गए और इनको चैरिटी कर दिया गया। तो अगर ट्रेडर ये तीनों काम करेगा तो ये सप्लाई नहीं है। ठीक है जी, ये सप्लाई नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर चीज़ें बनाएगा और बनाकर उनको ज़ाती इस्तेमाल में ले जाएगा या उनको बिजनेस के इस्तेमाल में ले जाएगा या उनको चैरिटी में ले जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको? इन तीनों सिनेरियोज में कहेंगे कि ये उसकी सेल है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई काम ट्रेडर करेगा तो ये उसकी सेल नहीं है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है ना, बस वो पेपर में देखते हैं कि जी चीज़ें ज़ाती इस्तेमाल में चली गई, चीज़ें बिजनेस के इस्तेमाल में चली गई, चीज़ें नॉन बिजनेस में चली गई, वो कुछ भी देखते हैं तो वो बड़ी जल्दी से उसको सेल बना लेते हैं। हालांकि आपको देखना चाहिए कि जो शख्स ये काम कर रहा है, क्या उसने चीज़ें खुद बनाई हैं? अगर चीज़ें उसने खुद बनाई हैं तो फिर ये सप्लाई है। अगर उसने चीज़ें बनाई नहीं है बल्कि कहीं से ख़रीदी हैं, तो सर फिर हम इसको सप्लाई नहीं कहेंगे। ठीक होगी बात, क्योंकि वो ट्रेडर है। अच्छा, यहीं से ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये निकलता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरर की सप्लाई है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये चीज़ें बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर ने, ज़ाहिरी बात है होंडा ने जब गाड़ी बनानी होगी तो गाड़ी बनाने के लिए उसने ढेर सारा रॉ मटेरियल जो है वो ख़रीदा होगा। ठीक है, तो जब उसने ढेर सारा रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा तो ऑब्वियसली उसने उसके ऊपर इनपुट टैक्स भी पे किया होगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि उसने 100 रुपये का मटेरियल ख़रीदा था और उस पर उसने 18 रुपये का सेल्स टैक्स जो है वो पे किया था। ठीक है जी, तो 18 रुपये का सेल्स टैक्स जो है वो इन भाई साहब ने पे किया जब इन्होंने गाड़ी बनानी थी। और जब इन्होंने गाड़ी बना ली, ज़ाती इस्तेमाल में ले गए, ऑफिस के इस्तेमाल में ले आए, चैरिटी कर दी, तो हमारा लॉ कहता है कि ये सेल है। और अगर ये सेल है तो फिर इस पे आउटपुट भी लगेगा। अब सवाल ये है कि आउटपुट कैसे लगेगा? क्यों? क्योंकि इस सूरत में सेल प्राइस तो है ही कोई नहीं। देखें, बेची नहीं गाड़ी, गाड़ी असल में तो घर ले गया ना। एक बंदा होंडा से गाड़ी उठा के घर ले जाता है, तो मुझे बताइए कि फिर उसकी सेल प्राइस क्या होगी? सेल कंसिडरेशन तो जीरो हो गई। इसी तरह से अगर बिजनेस के इस्तेमाल में, दफ्तर में इस्तेमाल शुरू कर दी तो जीरो हो गई, नॉन बिजनेस चैरिटी कर दी तो जीरो हो गई। असल में सेल प्राइस तो नहीं होगी कोई। तो फिर आउटपुट टैक्स किस पे लगेगा? आउटपुट टैक्स लगेगा फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो जो भी इस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही इसकी सप्लाई की वैल्यू समझा जाएगा। मैं मिसाल ले लेता हूँ 300, तो फिर आप 300 का 18% लेंगे
और 54 लगाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनती है, और वो सिचुएशन ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई और उठा के घर ले गए तो वो सप्लाई है, और सप्लाई पे फिर वो कहता है कि जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर 18% लगा देना। तो सर आपने उस पर 18% लगा दिया और ये 54 हो गया। ठीक है जी, 54 हो गया। क्या मैं इस पे इनपुट टैक्स माइनस कर सकता हूं जो कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदते हुए पे किया था? तो आंसर इज यस, आप बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, आपको पूरी पूरी इजाजत है। और जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे दैट वुड बी 36। ठीक हो गया, इजाजत भी उधर ही रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर चीज़ें उठाएगा, बनाएगा सॉरी, और बनाकर वो उनको ज़ाती इस्तेमाल में, बिजनेस के इस्तेमाल में, या फिर नॉन बिजनेस इस्तेमाल में ले जाएगा, तो फिर इस सूरत में हम उसे क्या कहेंगे? इस सूरत में हम उसे कहेंगे कि ये सप्लाई है, ये सेल है, और इसके ऊपर उसको आउटपुट टैक्स लगाना पड़ेगा। और आउटपुट टैक्स इस पे लगेगा, आउटपुट टैक्स लगेगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे। और फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसमें से 18% लगा के तो जो आंसर आएगा वो आंसर में से हम इनपुट जो है वो माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट। अच्छा जी, अब यही बात हम करते हैं ट्रेडर के जूतों में, कि ट्रेडर ने अगर चीज़ें खरीदी, जाहिर बात है मार्कर जब खरीदा होगा ट्रेडर ने, तो जाहिर बात है उस पर कोई ना कोई इनपुट टैक्स उसने पे किया होगा। किसी दुकानदार से खरीदा होगा बेचने के लिए, तो इनपुट टैक्स इस पे पे किया होगा। तो लेट्स अज्यूम 100 रुपए का मार्कर खरीदा, तो इस पे ये 18 रुपए पे करेगा। लेकिन जब ये मार्कर उठा के घर ले जाएगा, या बिजनेस में दफ्तर में इस्तेमाल शुरू कर देगा, या चैरिटी वगैरह कर देगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो अगर ये सप्लाई नहीं है तो फिर इस पे आउटपुट भी नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि अगर आपका आउटपुट नहीं है ना, तो फिर आप इनपुट भी माइनस नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर मैन्युफैक्चरर चीज़ें बनाता है और चीज़ें बनाकर वो घर ले जाए, या बिजनेस के इस्तेमाल में ले आए, या चैरिटी वगैरह कर दे, तो ये उसकी सप्लाई है। सप्लाई अगर है तो उस पे जो टैक्स है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर लगेगा, और फिर उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उसने ख़रीदा होगा उस पर वो इनपुट माइनस कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रेडर की, तो ट्रेडर जो है अगर चीज़ें ख़रीदेगा और उसको ज़ाती इस्तेमाल में ले आएगा, या कारोबार के इस्तेमाल में ले आएगा, या नॉन बिजनेस चैरिटी वगैरह कर देगा, तो इस सूरत में फिर क्या होगा? इस सूरत में वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगा, और इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो इनपुट उसने पे किया होगा वो भी माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर वो यहाँ से सवाल पूछ लेता है। तो इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर जब करेंगे तो उधर हमें इंशाल्लाह ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो पॉइंट किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक हो गया जी? तो यह था सप्लाई का पॉइंट। इजाज़ भाई उधर ही रखें, ज़रा नोट कर लें, आपको मैं एक आधा मिनट दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ज़रा इसे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
ओके जी, आगे चलते हैं, पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी कहता है जी, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन। ओके, अच्छा जी, ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। तो अगर कोई शख्स चीज़ें नीलाम करता है, अच्छा यहाँ पे ये वाली बात नहीं है कि जी सिर्फ नीलाम करता है। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा इसका मिसाल दे दूँ। लेट्स अज्यूम कि होंडा की ही मिसाल ले लेते हैं कि होंडा ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अब ये बात आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर आपने बैंक से कोई भी लोन लेना हो तो आप बैंक ऐसे लोन नहीं देता, आपको कोई ना कोई चीज़ मॉर्टगेज करानी पड़ती है या फिर आपको प्लेज करानी पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि उसने बात की है ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स की, तो यहाँ पे अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज करवा दी और उसके अगेंस्ट कर्जा ले लिया और फिर आप कर्जा वापस ना कर पाए, बैंक ने वो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी, वो चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और गुड्स की डेफिनेशन में कहीं पे भी उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी को शामिल नहीं किया था। गुड्स की डेफिनेशन में उसने सिर्फ और सिर्फ मूवेबल चीज़ें, स्टॉक इन ट्रेड, इन चीज़ों को जो है वो कंसिडर किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों की ऑक्शन की बात हो रही है जो कि गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर चीज़ की नीलामी को यहाँ पर नहीं डाल देना, बल्कि जो हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उसकी नीलामी की बात हो रही है। तो लेट्स अज्यूम बैंक ने आपने बैंक से कर्जा लिया, लेट्स अज्यूम 100 रुपए का। ठीक हो गया, 100 रुपए का कर्जा लिया और बैंक ने इसके बदले आपसे कुछ चीज़ें जो है वो अपने पास रख ली। एज्यूम करें होंडा की बात करते हैं, होंडा ने अपनी कुछ गाड़ियां बैंक के पास रखवा कर तो बैंक से कर्जा ले लिया। अब 100 रुपए का कर्जा आ गया। अब किसी वजह से होंडा जो है वो कर्जा वापस नहीं कर सका। तो अगर होंडा जो है वो कर्जा वापस नहीं कर सका तो बैंक क्या करेगा? बैंक ऑब्वियसली उसकी चीजें नीलाम कर देगा। चीजें नीलाम हुई, ऑक्शन हुई 200 रुपए की। अब यहां पे दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल यह बनता है कि कर्जा लिया गया था 100 का, लेकिन जब चीजें नीलाम होने पे आई तो चीजें नीलाम 200 रुपए की हो गई। सवाल है कि जो सेल टैक्स लगेगा, क्या वो 200 पे लगेगा या 100 पे लगेगा? तो आंसर इज सेल टैक्स तो इस पे लगेगा। जितने की चीजें एक्चुअल में सेल हुई हैं, सेल टैक्स उस पे लगेगा, उस वैल्यू पे नहीं लगेगा जिस वैल्यू का आपने कर्जा लिया हुआ है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हम चीज़ें ऑक्शन करते हैं तो ऑक्शन करने पे जो हमें पैसे मिलते हैं हम उस पे अपना सेल टैक्स लगाएंगे। पहला सवाल तो यहाँ पर ये बन गया। दूसरा सवाल यहाँ पर यह बन गया कि इधर सेल्स टैक्स पे करेगा कौन? क्या होंडा पे करेगा या बैंक पे करेगा? देखें, यहाँ पे टैक्स पे करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो है होंडा की। ठीक है, होंडा विल बी लायबल टू पे सेल्स टैक्स। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि वो कैसे पे करेगा? उसके पास पैसे तो होंगे नहीं। तो बिल्कुल जी, ये अब एक अलग बहस है कि वो किस तरह से पे करेगा। उसके पास पैसे होते तो वो कर्जा ना पे कर देता। बहरहाल एनीवेज दिस इज अ सेपरेट बहस। लॉ ये कहता है कि इस पे टैक्स जो है वो होंडा नहीं पे करना। तो भाई, टैक्स लगेगा उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे चीज़ें ऑक्शन हुई हैं। और डिफॉल्टर, जो इंसान डिफॉल्ट कर रहा है, जो लोन पे नहीं कर पाया, तो वो सेल टैक्स पे करेगा। ठीक है जी, सो दैट वाज पॉइंट बी।
ओके। अच्छा सर, ये मैंने ज़रा 4 महीने की एक टाइमलाइन छोटी सी बोर्ड पर बनाई है। मिसाल के तौर पे आपने अप्रैल में कोई चीज़ें खरीदी 100 रुपए की, और इसके ऊपर आपने 18 रुपए जो है वो इनपुट टैक्स पे कर दिया। अच्छा, अब एक ना हम सेक्शन 7 में एक चीज़ पढ़ेंगे। चलें, अब उसकी ज़रा एप्लीकेशन थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है, तो मैं अभी बात कर लेता हूँ आपके साथ। अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग। तो आप लोग सेल करते हैं 10 यूनिट्स 500 के हिसाब से, तो आप सेल लिख देते हैं 5,000। और जब आप कॉस्ट माइनस करते हैं ना, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है कि जितने यूनिट्स की सेल है उतने यूनिट्स की ही कॉस्ट माइनस करनी है। यानी अगर सेल 10 यूनिट्स की है तो कॉस्ट भी 10 यूनिट्स की होगी। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने परचेजेस 12 यूनिट किए हैं 200 के हिसाब से, तो आप ये 2400 डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, बल्कि इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा 2 यूनिट्स का, ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो और सेल जो है वो मैच हो जाए। तो ये अकाउंटिंग का ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपने बड़े बचपन में पढ़ा होगा कि जितने की सेल होती है उतने की ही कॉस्ट हमने माइनस करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए। लेट्स अज्यूम अप्रैल में मैंने खरीदे 10 यूनिट्स 100 रुपए के, बेचा मैंने कोई नहीं। लेट्स अज्यूम बेचा मैंने कोई भी नहीं। अकाउंटिंग अगर पढ़े ना, तो अकाउंटिंग कहती है कि अगर सेल नहीं हुई ना तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है। लेकिन जो हमारा सेल टैक्स का निज़ाम है ये बड़ा सीधा सा है। ये कहता है भाई जिस महीने में परचेज हो गई ना, उस महीने में इनपुट माइनस कर दें, और जिस महीने में सेल हो गई उसमें आउटपुट दे दें। तो आपको स्टॉक को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपने ये 10 यूनिट्स खरीदे अप्रैल में है, बेचे लेट्स से जो आपने जाके जून में है, तो ऐसा नहीं है कि जून तक आप इनका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, आप इनपुट अप्रैल में ही क्लेम कर लेंगे। ठीक है, और जून में जब इनको सेल करेंगे तो उस पर आउटपुट दे देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ आपको बतानी थी कि सेल्स टैक्स में ये मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं लगती, ये बस अकाउंटिंग की बात है। अच्छा जी, लेट्स अज्यूम आपने अप्रैल में 10 यूनिट्स खरीदे, और 18 रुपए का जो इनपुट टैक्स इन पर बनता था, वो इनपुट टैक्स आपने जो है वो माइनस कर दिया। अब यहां से अगली बात, एज्यूम करें कि यहां पर आके, चले यहां कर लें, इधर इधर आकर पता ये लगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो एग्जेम्प्ट हो गई हैं, किसी वजह से एग्जेम्प्ट हो गई हैं। यानी जुलाई से इन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपने सोचा कि भाई जब इन चीज़ों पे टैक्स ही नहीं लगना तो मेरा रजिस्टर रहने का फ़ायदा क्या है? देखें, एक बंदा जो कि टैक्सेबल सेल्स कर रहा है, जो चीज़ वो बेचता है, अगर उस पर टैक्स लगेगा तो ही वो रजिस्टर होगा ना, अदरवाइज वो क्यों रजिस्टर होगा? अदरवाइज वो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा। तो इस शख्स ने सोचा कि भाई चलो चीज़ें जो है वो मेरी एग्जेम्प्ट होने जा रही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना डी रजिस्टर हो जाता हूँ। तो यहां पर आप डी रजिस्टर हो गए। ठीक हो गया। अब जब आप डी रजिस्टर होंगे ना, तो आपके पास ये जो 10 यूनिट्स थे ना वो भी पड़े हुए थे, वो आपने बेचे नहीं थे अभी तक, वो आपने अभी तक बेचे नहीं, वो अभी तक पड़े हुए। इनपुट आप इसका क्लेम कर चुके हैं। अब यहां पे लॉ आके कहता है कि भाई देखो, तुम इन चीजों पे इनपुट जो है वो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, और अब तुम होने जा रहे हो डी रजिस्टर, और डी रजिस्टर होने के बाद अगर तुम ये चीजें बेचोगे ना, तो इस पे टैक्स तो कोई होगा नहीं, क्योंकि तुम अनरजिस्टर हो चुके हुए। याद रखिए, ये बात तो मैं बड़ी बेसिक शुरू में पता है कि आप 18% सिर्फ तभी लगा सकते हैं अगर आप रजिस्टर हो। अगर तो आप अनरजिस्टर हैं तो फिर तो आप ये काम करेंगे ही नहीं, फिर तो आप ये काम करेंगे ही नहीं। तो सर अब यहाँ पर सवाल क्या बना? सवाल ये बना कि इन चीज़ों पे बाद में सेल टैक्स नहीं लगेगा, आउटपुट नहीं होगा, लेकिन इनपुट मैं पहले माइनस कर चुका हूं। तो यहां पे लॉ कहता है कि डी रजिस्टर होने से पहले, फौरी पहले, जो आपके पास टैक्सेबल गुड्स होंगी ना, जो कि हमारी मिसाल में 10 यूनिट्स हैं, मैं इसको सप्लाई का नाम दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप डी रजिस्टर होने चले गए एफबीआर के पास, एफबीआर आपसे पूछेगा हाँ भाई कितना स्टॉक आपके पास टैक्सेबल पड़ा हुआ है, आप कहेंगे जी मेरे पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं, तो वो उस 10 यूनिट को आपकी सेल मान लेगा,
और उस पे आपको कह देगा कि आउटपुट टैक्स पे करो। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। उधर रखिए हिराज भाई, कि अगर एक शख्स डी रजिस्टर होने जाता है तो डी रजिस्टर होने के टाइम पे जो चीजें, जो गुड्स उसके पास पड़ी हुई हैं वो टैक्सेबल मान ली जाएंगी और उस पर वो सेल्स टैक्स पे करेगा। ठीक है जी। ओके जी। अच्छा जी, अब हम पॉइंट नंबर डी पढ़ते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है सप्लाई की डेफिनेशन का, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, एक गुफ्तगू आई डोंट रिमेंबर कि आपके साथ हुई है, बल्कि हुई है, ओके हो गई थी, मुझे याद आ गया। देखिए, आपको मैंने बताया था कि गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं, दोनों पे सेल्स टैक्स है। ठीक है, दोनों पे सेल्स टैक्स है। गुड्स क्या होती हैं, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इनके ऊपर जो टैक्स है ना, ये वो है जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो ये जो टैक्स अभी आप पढ़े हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये असल में वो है जो कि गुड्स पे लगता है। ठीक है, इसके अलावा ना सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है, लेकिन ये बात आपको पता है कि ये टैक्स जो है ना प्रोविंसेस लगाते हैं, सूबे लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर अगर कोई शख्स सर्विसेज दे रहा है तो इस पे जो पंजाब सेल्स टैक्स है ये पंजाब हुकूमत रिसीव करती है। फिर इसी तरह से जो सिंध के ऊपर है वो सिंध करती है। जो सर्विसेज केपी के में रह के हो रही होंगी उन पे केपी के रेवेन्यू अथॉरिटी करती है। बलूचिस्तान में जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उन पे टैक्स बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी ले रही होगी। और इस्लामाबाद में जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो इस्लामाबाद वो एफबीआर, सॉरी, वो एफबीआर जो है वो रिसीव कर रहा होता है। तो सर्विसेज में टैक्स सूबों में जाता है, गुड्स पे टैक्स यहाँ पर जाता है। अच्छा, अब एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम दो शख्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए के पास ना रॉ मटेरियल मौजूद है, रॉ मटेरियल मौजूद है ए के पास, लेकिन ए के पास ना मशीनरी नहीं है। ठीक है, ए रॉ मटेरियल लेता है लेकिन उसके पास मशीनरी नहीं है, और वो इनको ना फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। लेकिन बी एक ऐसा शख्स है जिसके पास प्लांट एंड मशीनरी मौजूद है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ए के पास है, प्लांट एंड मशीनरी बी के पास मौजूद है। अब ए ये चाहता है कि वो इस रॉ मटेरियल से कोई चीजें फिनिश गुड्स बनाकर तो आगे मार्केट में सेल करे, लेकिन इसके पास मशीनरी नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा बी के पास और बी को कहेगा
कि यार तुम ये रॉ मटेरियल लो मेरे से और चीजें मैन्युफैक्चर करके ना फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स बनाकर तो मुझे दे दो, मैं फिनिश गुड्स जो है वो मार्केट में सेल कर दूंगा। ठीक है जी। अब बी क्या करेगा, वो चीज़ें बनाएगा और चीज़ें बनाकर दे देगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अक्सर आप लोग जो है वो बड़ी ईद पे वो ले जाते हैं ना, रान ले जाते हैं और जाके कहते हैं कि भाई बस इसको रोस्ट कर दो। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल आपके पास होता है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी उस वो यासर ब्रोस्ट वाले के पास होता है और वो जो है वो आपको ये काम कर देता है। ये जो काम बी कर रहा है ना, बी, इसको कहेंगे कि बी जो है वो टोल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बी जो है वो क्या कर रहा है, वो टोल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अगर रॉ मटेरियल किसी और शख्स का हो लेकिन उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए फिनिश गुड्स आप बना रहे हो, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज टोल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, दिस इज टोल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, दिस इज अ सर्विस, ये एक सर्विस है, दिस इज अ सर्विस। और सर्विस आती है प्रोविंसेस में, लेकिन याद रखिएगा कि तमाम गुड्स इस कानून के तहत आती हैं और एक सर्विस इसके अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड टोल मैन्युफैक्चरिंग। टोल मैन्युफैक्चरिंग को हमारे कानून ने सेल्स टैक्स एक्ट में किया हुआ है और प्रोविंसेस के अंदर टोल मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें टोल मैन्युफैक्चरिंग समेत सेल्स टैक्स एक्ट में आती हैं। इस पे जो टैक्स लगेगा वो इस कानून के तहत लगेगा। अच्छा, ये जो फिनिश गुड्स है ना, ये जो फिनिश गुड्स, ये सप्लाई है, डेफिनेशन को पूरा कर लें पहले, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर आपने किसी से रॉ मटेरियल लिया और रॉ मटेरियल लेकर आपने वो चीज़ें आगे किसी को सप्लाई कर दी, तो सर ये जो फिनिश गुड्स आपने बनाया होगा ना, ये सप्लाई की डेफिनेशन है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। और याद रखिएगा कि ये टोल मैन्युफैक्चरिंग है और टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर फॉल करती है, हालांकि ये सर्विस है। तो याद रखिएगा कि ये एक वाहिद सर्विस है जो कि शायद यहाँ पर फॉल करती है। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है ना, वो प्रोविंशियल टैक्सेस में ही जाकर तो फॉल करती हैं। ठीक हो गया। सो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, अगर आप किसी दूसरे शख्स की चीज़ें जो हैं जो दूसरे शख्स से बिलोंग करती हैं, अगर आप उनको मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो भी सप्लाई है। द ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू ओनर, ओनर कौन है, ओनर असल में ए है, ये तो वो बनवा रहा है ना, ओनर असल में ए है। तो वो कहता है कि अगर चीज़ें किसी और शख्स की हैं, ए की हैं, और बी जो है वो इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके ओनर को ट्रांसफ़र करता है, ए को ट्रांसफ़र करता है, और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, या अगर ए ने कोई और शख्स नॉमिनेट किया हुआ है कि जी सी को दे देना, डी को दे देना, तो वो भी सप्लाई है। तो फिर ये बी का फिनिश गुड्स देना ए को या ए के बिहाफ पे सी डी ई एफ जिसको मर्जी, वो सारी की सारी सप्लाई है। तो मेरे भाई ये चार चीज़ें हमने पढ़ ली, ये सब सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। अगर इस तरह की कोई भी हरकत हो जाए तो आप समझिएगा कि ये सप्लाई है और इस पे हमें सेल्स टैक्स जो है वो पे करना है। ओके, बड़ी तसल्ली से मैंने आपको ये सप्लाई की डेफिनेशन बताई है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बड़े ही ज़रूरी हैं, जैसे कि एक ये सप्लाई है, फिर एक टाइम ऑफ सप्लाई है, और फिर आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो इनको मैं बड़े तसल्ली से स्लो स्लो बता रहा हूँ क्योंकि यही बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आ गया तो फिर न्यूमेरिकल करने में मुश्किल कोई नहीं होगी। तो इसीलिए आपके साथ ना मैं बड़ा तसल्ली से आराम आराम से आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ। टाइम की टेंशन नहीं है, टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो आप ये मत समझिए जी कि हमारा कोर्स किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, सारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। कल भी मैंने बताया था, और इंशाल्लाह खुश उसलूबी से कंप्लीट होगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, बस आप इसको अपने जहन में बिठाते रहें। इंशाल्लाह जब एक दफ़ा हम ये इतना पढ़ लेते हैं कि हम न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाएं, तो फिर हम प्रैक्टिस की तरफ भी जाएंगे।
तो अभी ये शुरू की डेफिनेशंस हैं, बस ये डेफिनेशंस हो गई तो उसके बाद आगे जो स्कोप वाला है वो और शेड्यूल तो धड़ाधड़ हो जाएंगे मेरे ख्याल में। एक दिन के अंदर हम तीसरा और पांचवा हम एक दिन में कर लेंगे शेड्यूल, ठीक है। और छठा थोड़ा लंबा शेड्यूल है, वो हमें शायद देखता हूँ एक दिन लग जाएगा। फिर जो आठवां शेड्यूल है रिड्यूस रेट वाला, उस पे भी शायद हमें, लेकिन वो भी हो जाएगा, वो और नौवां एक दिन में हो जाएंगे। तो बाकी आगे छोटे छोटे से हैं शेड्यूल्स, वो पे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। असल मसला छठे और आठवें में ही होता है। मसला भी नहीं होता है सच, बस ये है कि ज़रा उसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है और ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़रा नज़र दौड़ानी पड़ती है। तो बाकी इसके अलावा जो है वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बड़ा इजी है सेल टैक्स, इतना मुश्किल नहीं है। आसानी से तसल्ली से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है वो हो जाएं। Provided that the board, with the approval of federal minister in charge, may by notification the official gazette specify such other transaction which shall, ठीक है। बोर्ड के पास इख्तियार हमेशा रहता ही है कि वो फेडरल मिनिस्टर की अप्रूवल से जो है वो क्या करे, कुछ और ट्रांजैक्शन जो है वो उनको बता दें जो कि सप्लाई होंगी या नहीं होंगी। तो ये तो बोर्ड के पास इख्तियार है। अच्छा, एक बड़ी आपको प्रैक्टिकल वैसे थोड़ी सी बात मैं बता दूं। ये जो है ना टोल मैन्युफैक्चरिंग, ये असल में सर्विस है। और सूबों की ना इस बारे में बड़ी लड़ाई होती है कि ये सर्विस है तो ये इधर सेल्स टैक्स एक्ट में क्या कर रही है। तो ये आपस में ना इनके मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट, इनमें जब आप कोई डिनर वगैरह करने जाते हैं या लंच करने जाते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा होता है। वो आपने आजकल देखा होगा कि अभी 30 जून के बाद वो रिवाइज हो गया है। कार्ड के ऊपर 8% लगता है और कैश के ऊपर 16% लगता है। पहले कार्ड पे 5 था और कैश पे 16 था। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट, ये सर्विस थोड़ी है, ये तो फूड है, खाना दे रहे हैं, गुड्स हैं, ये तो इधर आनी चाहिए। तो ये जब 2011 या 12 के अंदर जब ये आया था, कॉन्सेप्ट आया था पीआरए वगैरह का और एसआरबी सिंध का और ये केपीके वालों का, उस वक्त ना इन सब ने रेस्टोरेंट्स को ना कन्विंस कर लिया था रजिस्ट्रेशन पे। तो ये सारे रेस्टोरेंट जितने भी हैं ना वो सारे के सारे रजिस्टर हो गए थे फिर इनके पास, सूबों के पास। तो उसके बाद पे कहीं 2017-18 में जाके एफबीआर को ख्याल आया कि भाई ये तो गुड्स है, ये तो इधर आनी चाहिए। तो इन्होंने रेस्टोरेंट को जाके कहना शुरू किया कि भाई आप लोग एफबीआर में रजिस्टर क्यों नहीं होते, आप लोग तो गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं रजिस्टर। उन्होंने कहा भाई हम तो पीआरए में या एमएसआरबी में रजिस्टर। होने का नहीं नहीं जी, आपका यहाँ पे बनता है। अच्छा, अब ये झगड़ा एफबीआर और पीआरए का है लेकिन टैक्स पेयर बीच में पिस रहा है। तो एफबीआर ने इसके ऊपर बड़े वो रिड्यूस रेट भी निकाले थे कि जी आप 8% दे दीजिएगा हमें, हम 8% ले लेंगे आपसे। पीआरए तो 16% है तो आप 8 में आ जाएं। लेकिन वो जब एक रेस्टोरेंट रजिस्टर हो गया, वो फिर दो दो जगह थोड़ी रजिस्टर होगा, दो दो दफ़ा थोड़ी टैक्स देगा। तो इसलिए ना वो आपस की इनके मसले मसाइल हैं जो आज तक चल ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल भुगतना इसमें टैक्स पेयर को पड़ रहा है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके साथ सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली है बड़ी डिटेल में। इसमें कुछ बातें छोटी मोटी हैं लीज़ के मुतालिक जो मैंने आपसे करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन में ना मैं फिर आपके साथ टाइम ऑफ सप्लाई और बाकी बातें जो है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। तो इस सेशन को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, बाकी अगले सेशन में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।